नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। 18वीं सदी का भारत। जी हाँ, वो दौर जब शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ढलान पर था। हाँ, मतलब एक तरफ इतना बड़ा साम्राज्य कमजोर हो रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई नई क्षेत्रीय ताकतें उभर कर सामने आ रही थीं। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा इसी पर है। ये समझना कि ये सिर्फ पतन की कहानी नहीं, बल्कि नए राज्यों के उदय की भी कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी बदलाव को दिखाते हैं। सही। स्रोत बताते हैं कि बाहरी हमले भी हुए, जैसे नादिर शाह का हमला। हाँ, 1738-39 में, और फिर अहमद शाह अब्दाली के भी। नादिर शाह वाला हमला तो बहुत ही विनाशकारी था। दिल्ली की वो लूट, कहते हैं तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा तक ले गया वो। जी, इसने मुगल सत्ता की कमर तोड़ दी। और फिर अब्दाली के हमले, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, जिसमें मराठों की हार हुई। इससे ये साफ हो गया कि अब दिल्ली में वो पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन सिर्फ बाहरी हमले ही नहीं थे ना, अंदरूनी कमजोरी भी तो थी। हाँ, बिल्कुल। औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो उतने सक्षम नहीं थे, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह बेखबर भी कहते हैं। अच्छा। या फिर फर्रुखसियर, जिनको सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया था, और उन्होंने ही 1717 में अंग्रेजों को वो क्या कहते हैं व्यापारिक फरमान दिया था। हाँ, जिसका असर आगे चल के बहुत गहरा हुआ। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, जिनके समय नादिर शाह आया। और शाह आलम द्वितीय भी। हाँ, वो बक्सर की लड़ाई हारे 1764 में। और उसके बाद की हो इलाहाबाद संधि 1765 वाली। जी हाँ। उसी में तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मतलब राजस्व वसूलने का हक ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। तो आप देखिए, केंद्र लगातार कमजोर होता जा रहा था। तो जैसे जैसे दिल्ली कमजोर हुई, प्रांतों में सूबेदार और स्थानीय नेता अपनी ताकत बढ़ाने लगे। बिल्कुल, बंगाल इसका पहला बड़ा उदाहरण है। मुर्शिद कुली खान ने वहां लगभग अपनी स्वायत्ता बना ली थी। और बंगाल तो उस वक्त काफी समृद्ध था, है ना? हाँ, खेती और कपड़ा व्यापार की वजह से बहुत ज्यादा। लेकिन यही समृद्धि फिर अंग्रेजों को खींच लाई। 1757 में प्लासी के बाद बंगाल ही पहला बड़ा क्षेत्र बना जो उनके नियंत्रण में गया। और अवध, वहां भी तो ऐसे ही कुछ हुआ। हाँ, अवध में सआदत खान ने 1722 के आसपास अपनी पकड़ मजबूत की। राजधानी पहले फैजाबाद थी, फिर लखनऊ आई। और लखनऊ तो खैर अदब, तहजीब, शायरी, खान-पान का गढ़ बन गया। वो बड़ा इमाम बाड़ा भी तो वही है। जी, आसफुद्दौला ने बनवाया था। लेकिन अवध का अंत भी दुखद हुआ। 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा कर लिया, जो फिर 1857 के गदर का एक बड़ा कारण बना। अच्छा, दक्षिण की तरफ चलें तो हैदराबाद। हैदराबाद, निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम ने 1724 में इसकी नींव रखी। ये भी एक बहुत अमीर रियासत थी, अपने हीरे मोती के कारोबार के लिए जानी जाती थी। और ये काफी हद तक आजाद रही, अंग्रेजों के समय में भी। हाँ, 1948 में भारत में विलय होने तक। फिर मैसूर का जिक्र तो करना ही होगा। हैदर अली और खासकर टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर, उन्होंने और उनके पिता ने अंग्रेजों को वाकई कड़ी टक्कर दी। टीपू तो सैन्य तकनीक में भी आगे थे। हाँ, वो रॉकेट वाली बात है। जी, युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले वो शुरुआती शासकों में थे। पर अफसोस, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और मैसूर भी अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। पश्चिम में मराठा शक्ति का क्या? वो तो काफी पहले से ताकतवर थे। शिवाजी महाराज के समय से ही वो मुगलों के लिए चुनौती थे। पेशवाओं के दौर में तो उनका साम्राज्य बहुत फैला। पानीपत की हार 1761 एक झटका जरूर रही होगी। हाँ, बड़ा झटका था। लेकिन फिर भी 19वीं सदी में अंग्रेजों से निर्णायक लड़ाइयों से पहले तक मराठा ही सबसे बड़ी क्षेत्रीय शक्ति माने जाते थे। और उत्तर पश्चिम में? वहां महाराजा रंजीत सिंह उभरे। उन्होंने अलग अलग सिख मिसलों को एक किया और 1799 में लाहौर को राजधानी बनाकर एक मजबूत सिख साम्राज्य खड़ा किया। उनकी सेना काफी आधुनिक थी, सुना है। जी हाँ, और वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद ये साम्राज्य भी टिक नहीं पाया और 1849 तक अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इन बड़े नामों के अलावा भी तो छोटे छोटे राज्य थे। बिल्कुल, जैसे दक्षिण में त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा, उन्होंने 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डचों को हराया था। अच्छा, यूरोपीय शक्ति को? हाँ, ये एक बड़ी जीत थी किसी भारतीय राज्य के लिए। फिर रोहेलखंड में रोहिल्ला पखान थे। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल थे अपने लोहागढ़ किले के साथ। जयपुर शहर बसाने वाले सवाई जय सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने जंतर मंतर बनवाए। तो मतलब राजनीतिक उथल पुथल तो थी, पर हर जगह कुछ न कुछ नया भी हो रहा था। सही कहा।
और इसी दौर में कला, वास्तुकला, संस्कृति का भी खूब विकास हुआ। लखनऊ का इमामबाड़ा, जयपुर का शहर नियोजन, त्रावणकोर के महल। और उर्दू शायरी, गालिब, मीर, सौदा, नज़ीर अकबराबादी, ये सब इसी दौर की देन है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो मुगल साम्राज्य के अस्त होने से कोई शून्य नहीं पैदा हुआ, बल्कि कई क्षेत्रीय केंद्र उभर आए। हर एक की अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी सैन्य या आर्थिक ताकत थी। ये सिर्फ बिखराव नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय पहचानों के मजबूत होने का दौर था। और यहीं से भविष्य के संघर्षों की नींव भी पड़ी, खासकर अंग्रेजों के साथ। सही बात है। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। कल्पना करें कि अगर ये सारी क्षेत्रीय ताकतें, मराठा, मैसूर, सिख, अवध, बंगाल, हैदराबाद, जो उस वक्त इतनी मजबूत थी, वो अलग अलग अंग्रेजों से उलझने के बजाय किसी तरह का एक स्थायी गठजोड़ बना पाती, तो क्या आज भारत का नक्शा, यहाँ की राजनीति, शायद संस्कृति भी कुछ अलग होती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।